साउंड वेव को अगर हम सुने तो कुछ ऐसी आवाज आएगी। लेकिन साउंड वेव दिखती कैसे है? तो अगर साउंड हवा से पास कर रही हो तो एयर के मॉलिक्यूल्स कुछ ऐसे ऑसिलेट कर रहे होंगे अपनी पोजीशन पे बैक एंड फोर्थ। लेकिन साउंड वेव को देखने का एक और तरीका है। तुम स्पीकर्स को एक मशीन होती है ऑसिलोस्कोप, उससे कनेक्ट कर दो तो फिर तुम्हें एक ग्राफ आएगा और ये ग्राफ होगा साइन या कोसाइन का ग्राफ। तो फिर ऐसा ग्राफ कैसे आ रहा है? तो असल में अगर तुम एक मॉलिक्यूल पे फोकस करो तो वो मॉलिक्यूल अपने इक्विलिब्रियम पोजीशन के अबाउट बैक एंड फोर्थ ऑसिलेट कर रही है, जस्ट लाइक अ साइन और कोसाइन वेव। अब इस ग्राफ में एक्स एक्सिस दिखाती है टाइम और वाई एक्सिस दिखाती है डिस्प्लेसमेंट। इस पार्टिकल की डिस्प्लेसमेंट जब ये ऑसिलेट कर रहा था बैक एंड फोर्थ, और ये जो सेंटर लाइन है ये दिखाती है इक्विलिब्रियम पोजीशन, जिस पोजीशन के अबाउट बैक एंड फोर्थ पार्टिकल ऑसिलेट कर रहा था। इक्विलिब्रियम पोजीशन को हम अनडिस्टर्ब्ड पोजीशन भी बोल देते हैं। अब अगर मैं वॉल्यूम बढ़ा दूं तो क्या होगा कि ये ऑसिलेशन जो है वो लार्ज हो जाएंगे, वो बड़े हो जाएंगे, पार्टिकल इक्विलिब्रियम से और दूर जाने लगेगा और साउंड भी बहुत ही लाउड हो जाएगी। तो जो डिस्प्लेसमेंट होती है पार्टिकल की इक्विलिब्रियम से, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, इसे हम बोलते हैं एम्पलीट्यूड। और अगर मैं वॉल्यूम बढ़ा दूं तो यानी कि एम्पलीट्यूड बढ़ रहा है। अब एक ध्यान देने वाली बात यह है कि एम्पलीट्यूड इज नॉट द इंटायर डिस्प्लेसमेंट। ये इंटायर डिस्प्लेसमेंट नहीं है, बल्कि ये मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है फ्रॉम इक्विलिब्रियम पोजीशन। अब एक और इंपॉर्टेंट टर्म है पीरियड। पीरियड मतलब कि इस पार्टिकल को एक पूरा ऑसिलेशन कंप्लीट करने में कितना समय लगा, एक पूरा बैक एंड फोर्थ मोशन करने में कितना समय लगा। एक पूरे बैक एंड फोर्थ मोशन को हम एक साइकिल भी बोल सकते हैं या फिर हिंदी में एक चक्कर, और इसकी यूनिट होगी सेकंड, क्योंकि ये टाइम की मेजरमेंट है ना। तो यानी कि एक कंप्लीट साइकिल को करने में पार्टिकल को जितने सेकंड्स लगे वो हो जाएगी पीरियड या फिर टाइम पीरियड। और इसको दिखाने के लिए हम सिंबल कैपिटल टी का यूज करते हैं। और अगर इस ग्राफ में तुम्हें बताना हो टाइम पीरियड, तो यानी कि दो पीक टू पीक के बीच की दूरी बता देना। और इसके बारे में हमने डिटेल में बात किया है ऑसिलेशंस चैप्टर में। अगर तुम्हें याद नहीं हो तो मैं चाहूंगा कि तुम पहले उसे पढ़ के आओ। तो अगर मैं पीरियड को डिक्रीज करूं, यानी कि पार्टिकल जितने समय में ऑसिलेशन कर रहा था वो कम हो जाएगा, यानी कि पार्टिकल जल्दी जल्दी अपनी ऑसिलेशन कंप्लीट करेगा, यानी कि इस साउंड की जो नोट और पिच है ना वो बदल जाएगी। तो इस केस में जो हमें नोट सुनाई देगा वो बहुत ही ऊंचा नोट होगा, बहुत ही हाई नोट होगा। अब एक और टर्म है जो कि पीरियड से बहुत ही क्लोजली रिलेटेड है, वो है फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी इज 1 बाई टाइम पीरियड। टाइम पीरियड होती है नंबर ऑफ सेकेंड्स पर ऑसिलेशन, एक ऑसिलेशन में कितने सेकेंड लग रहे हैं। अब इसकी उल्टी हो जाएगी फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी होगी नंबर ऑफ ऑसिलेशंस पर सेकेंड, यानी कि एक सेकेंड में कितने ऑसिलेशंस हो रहे हैं। और क्योंकि फ्रीक्वेंसी होती है 1 बाई टाइम पीरियड, तो यानी कि फ्रीक्वेंसी की यूनिट हो जाएगी 1 बाई सेकेंड, और इसे हम कह देंगे हर्ट्ज भी। अब इसका मतलब क्या हुआ? तो आओ एक एग्जांपल लेते हैं। मान लो कि एक स्पीकर है जो कि एयर मॉलिक्यूल्स को ऑसिलेट करवा रहा है 440 बार इन 1 सेकेंड। तो यानी कि इसकी ऑसिलेशंस होगी 440 साइकिल्स पर सेकेंड। तो इसे हम कह देंगे कि इसकी फ्रीक्वेंसी है 440 हर्ट्ज। अब अगर कहीं एक हाई नोट बज रही हो, ऊंची नोट, तो इसकी फ्रीक्वेंसी हाई होगी, और अगर कहीं लो नोट बज रही हो तो उसकी फ्रीक्वेंसी लो होगी। हम इंसान कम से कम तक 20 हर्ट्ज तक की आवाज को सुन पाते हैं, और एट मैक्स हम 20,000 हर्ट्ज तक की आवाज सुन पाते हैं। लेकिन अगर कोई स्पीकर एयर मॉलिक्यूल्स को 20,000 से भी ज्यादा टाइम ऑसिलेट करवा रहा हो पर सेकेंड, तो इसका मतलब ये नहीं कि साउंड वेव नहीं बनेगी। साउंड वेव तो जरूर जनरेट होगी, बस हम इंसान उसे सुन नहीं पाएंगे। जैसे कि ये स्पीकर अभी भी साउंड वेव जनरेट कर रहा है, लेकिन बस तुम उसे सुन नहीं पा रहे हो। लेकिन डॉग्स इसे बहुत ही अच्छे से सुन सकते हैं। डॉग्स इनफैक्ट 40,000 हर्ट्ज तक के साउंड को भी सुन पाते हैं। आओ अब एक आखिरी टर्म पढ़ते हैं, वेवलेंथ। तो अगर एक मीडियम में साउंड ट्रेवल कर रही हो तो कुछ रीजन्स पे कंप्रेशन होगा, यानी कि एयर मॉलिक्यूल्स बहुत ही पास होंगे एक दूसरे के, और कुछ रीजन्स में डीकंप्रेशन होगा, यानी कि एयर मॉलिक्यूल्स बहुत ही दूर होंगे एक दूसरे से। तो दो कंप्रेस रीजन के बीच का जो डिस्टेंस होता है उसे हम कह देते हैं एक वेवलेंथ। वैसे तो दो डीकंप्रेस रीजन के बीच का डिस्टेंस वो भी सेम ही होगा, लेकिन आओ अभी एक ही चीज पे ध्यान देते हैं। तो क्योंकि यहाँ पे हम डिस्टेंस मेजर कर रहे हैं, इसलिए इसकी यूनिट हो जाएगी मीटर्स। तो यानी कि वेवलेंथ की यूनिट होती है मीटर। अब एक छोटी सी ध्यान देने वाली बात यह है कि बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं पीरियड और वेवलेंथ के बीच में। तो पीरियड होता है वो समय जो कि एक पार्टिकल को लगता है एक पूरा ऑसिलेशन कंप्लीट करने में, एक पूरा साइकिल कंप्लीट करने में लगने वाला टाइम, ये कहलाता है पीरियड। और वेवलेंथ होता है दो कंप्रेस रीजन के बीच का डिस्टेंस। तो तुम सोच रहे होगे कि लोग इन दोनों के बीच में कंफ्यूज कैसे हो सकते हैं? ये दोनों चीजें जो हैं वो तो बहुत ही अलग अलग चीज हैं।
तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि साउंड को ग्राफिकली दिखाने का एक और तरीका है। अगर एक मीडियम में साउंड ट्रैवल कर रही हो तो हर एक मॉलिक्यूल अपने इक्विलिब्रियम पोजीशन के अबाउट ऑसिलेट कर रहा हो। तो अगर हम एक मॉलिक्यूल पे फोकस करें तो ये मॉलिक्यूल की कोई इक्विलिब्रियम पोजीशन होगी और मान लेते हैं कि ये इक्विलिब्रियम पोजीशन स्पीकर से कुछ दूरी पे है। तो अब जब साउंड इस मीडियम में ट्रैवल करेगी तो ये मॉलिक्यूल अपने इक्विलिब्रियम पोजीशन से डिस्प्लेस हो जाएगा और ये ऑसिलेट करने लगेगा। तो एक नया ग्राफ जो कि हम बना सकते हैं वो दिखाएगा डिस्प्लेसमेंट ऑफ एवरी मॉलिक्यूल वर्सेस देयर इक्विलिब्रियम पोजीशन। यानी कि ये ग्राफ हमें ये बताएगा कि किसी भी क्षण पे, किसी भी एक टाइम पे सारे मॉलिक्यूल्स कितना डिस्प्लेस्ड हैं अपने इक्विलिब्रियम पोजीशन से। यानी कि किसी क्षण पे अगर मैं एक पार्टिकल पे फोकस करूं तो वो मान लो कि x डिस्प्लेस्ड है राइट साइड में अपने इक्विलिब्रियम से, तो यानी कि उसकी इक्विलिब्रियम पे जो ग्राफ होगा वो x ऊपर होगा हॉरिजॉन्टल से। तो ये ग्राफ हमें दिखाता है कि कुछ रीजंस में एयर मॉलिक्यूल्स कुछ ज्यादा ही डिस्प्लेस्ड हैं अपने इक्विलिब्रियम पोजीशन से और कुछ अदर रीजंस में एयर मॉलिक्यूल्स बिल्कुल डिस्प्लेस्ड हैं ही नहीं अपने इक्विलिब्रियम पोजीशन से। तो इस ग्राफ में दो पीक्स के बीच का जो इंटरवल है वो मुझे बता देगा वेवलेंथ ऑफ साउंड वेव, ना कि टाइम पीरियड ऑफ साउंड वेव, क्योंकि इस केस में हम मेजर कर रहे हैं दो कंप्रेस्ड रीजन के बीच की डिस्टेंस। सो इसलिए इस बात का ध्यान देना, जब भी तुम्हें साउंड वेव का ग्राफ दिया हो और वो ग्राफ अगर डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम का हो तो यानी कि हम ये मेजर कर रहे हैं कि एयर मॉलिक्यूल कैसे मोशन कर रही है एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, और इस केस में पीक टू पीक का इंटरवल हमें बताएगा टाइम पीरियड। और अगर तुम्हें ग्राफ दिया हो डिस्प्लेसमेंट वर्सेस इक्विलिब्रियम पोजीशन का ग्राफ तो वो एक्चुअली में स्नैपशॉट है सारे एयर मॉलिक्यूल्स का एट अ पर्टिकुलर टाइम। ये बताता है कि एक पर्टिकुलर टाइम पे सारे एयर मॉलिक्यूल्स कितना डिस्प्लेस्ड हैं इक्विलिब्रियम पोजीशन से, और इस ग्राफ में पीक टू पीक इंटरवल मुझे दे देगा वेवलेंथ।